हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अंकित भाटी सर का जो एसएसजीडी 2025 का न्यू बुक है, उसका सामान्य ज्ञान हिस्ट्री का आज तीसरा क्लास है। तो हम लोग 105 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, आज 106 से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 106 नंबर क्वेश्चन से। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा गया। जो विद्यालय के लिए जो भूमि दिया गया था, तो चोल अभिलेखों के अनुसार उस भूमि को क्या कहा गया। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाला भोग कहा गया उस भूमि को। तो ये कुछ बारे में इनको देखते हैं। जो बेलनवगाई गैर ब्राह्मण किसानों को स्वामी में भूमि जो दिया गया था, जो गैर ब्राह्मण थे उनको जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनको जो भूमि दिया गया था उनको वेलन व गाय कहा गया। और ब्राह्मणों को जो भूमि दिया गया था उसको ब्रह्म दे कहा गया। और जो शिक्षा के लिए भूमि दिया गया था उसको शाला भोग कहा गया। और जो मंदिरों के लिए भूमि दिया गया उसको देव दान कहा गया, मंदिरों के भूमि के लिए। आगे देखते हैं। आगे है, चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और यार खाली स्थान की उपाधियां किसने धारण की। चोल काल के दौरान मुवेंदवेलन और यार की उपाधि कौन सा राजा धारण, कौन सा मतलब उपाधियां थी, मान किसके लिए उपाधियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धनी भूमि स्वामियों के लिए। जो धनी भूमि स्वामी थे उसको चोल काल के दौरान उन्हें मुंदेवेलन और यार कहा गया है। आगे देखते हैं। रवि कृति के निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक का प्रशस्ति की रचना की। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने। रवि कीर्ति का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। रवि कीर्ति का जो संबंध है एक ऐहोल अभिलेख है उससे भी है। यह चालुक्य वंश राजा पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था। तो रवि कीर्ति था। अगला है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कौन सा राज्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली द्वारा निर्मित है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किस शैली द्वारा निर्मित है। तो नागर शैली द्वारा निर्मित है। इसका निर्माण है जो गंग वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने किया था। जो कोणार्क मंदिर का स्थापना है वो किसने किया था। तो कोणार्क मंदिर की स्थापना है जो गंग वंश का प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का स्थापना। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है लाल बलुआ पत्थर से और ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस मंदिर को 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में कब शामिल किया कोणार्क मंदिर को। तो 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता का समर्पित है। मतलब तंजावुर का राजेश्वर मंदिर है वो किस देवता के नाम पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान शिव के लिए। ऑप्शन बी, भगवान शिव के लिए समर्पित है। आगे देखते हैं। तंजावुर जो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है वो उसका निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था। तंजावुर मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो राजा राज प्रथम ने करवाया था। और जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना है। द्रविड़ शैली में यह मंदिर बना है। राजराजेश्वर मंदिर है जो बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में। और भगवान शिव के मंदिर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वाकटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकटक राजवंश के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्य शक्ति है जो वाकटक वंश के संस्थापक है। वाकटक राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। प्रवरसेन प्रथम वो प्रवरसेन द्वितीय वाकटक राजवंश के प्रमुख शासक में से एक थे। जो प्रवरसेन प्रथम और प्रवरसेन द्वितीय है वो वाकटक राजवंश के प्रमुख शासक थे। आगे देखते हैं। किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया। किस शासक ने
999 ईस्वी में कौंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेलों ने। किसने? चंदेलों ने निर्माण किया कौंदरिया महादेव मंदिर का। ये देखिए चंदेल वंश का जो वंश का स्थापना कब हुआ? तो 9वीं सदी में नन्नुक द्वारा स्थापना किया गया चंदेल वंश का। इसका राजधानी कहाँ था? खजुराहो। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो परमल। कौन था? परमल। चंदेल वंश के दौरान निर्मित मंदिर, चंदेल वंश के दौरान निर्मित किया हुआ मंदिर कौन कौन सा था? तो कौंदरिया महादेव मंदिर एवं विष्णु का मंदिर था, जो चंदेलों द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व एक रूप था। कदमाई खालिस्तान राजवंश के तहत भू राजस्व एक रूप था, तो मतलब किस वंश के तहत? तो चोल राजवंश के तहत भू राजस्व को कदमाई कहा जाता था। कदमाई चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। विजयालय 850 से 1821 ईस्वी के चोल साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय को माना जाता है। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक। अगला है अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? अरब आक्रमणकारी, ये देखिए अरब का आक्रमणकारी था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अरब का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो था, आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंध का राजा दाहिर था। ऑप्शन डी। देखिए 711 या 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था। इस आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर का शासन था। आगे देखते हैं अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? जो अरबी में लिखा हुआ मूल ग्रंथ है किताबुल हिंद, तो उसका रचयिता कौन है? तो उसका रचयिता है सी, ऑप्शन सी अल बरूनी है, लिखा है किताबुल हिंद अल बरूनी। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक में 11वीं शताब्दी में प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म के आंखों देखा का वर्णन है। जो हिंदुओं का साहित्य है, विज्ञान है, इस समय का आंखों देखा वर्णन है किताबुल हिंद में, उसको अल बरूनी ने लिखा था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1192 ईस्वी में लड़ा गया। प्रथम 91 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध, तो इसका आंसर हो जाएगा 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे प्रथम युद्ध में। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तो जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। अगला है दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन खालिस्तान एक विभाग था। जो दीवाने अर्ज था वो दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा एक विभाग था? तो सैन्य सेवा का एक विभाग था दीवाने अर्ज सैन्य सेवा का एक विभाग था। अगला है दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज विभाग का स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। इस विभाग का अध्यक्ष को आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। जो दीवाने अर्ज का जो मेन अध्यक्ष होता है उसको आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन एवं नाम, जो दिल्ली सल्तनत में जो केंद्रीय प्रशासन था उसका नाम या पदाधिकारी को जानते हैं। दीवाने रसालत को रसालत ए मुमालिक कहा जाता है, जो मेन उसका आदमी था पद वाला। दीवाने इंसा था तो शाही इंसा ए मुमालिक होता है उसका पदाधिकारी। दीवाने बिजारत किसको कहते हैं? वजीरे मुमालिक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन किया था? निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो इसका आंसर शासनकाल का कब से कब था कुतुबुद्दीन ऐबक का? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल की अवधि 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ऐबक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक और सिपा सलार की उपाधि धारण की थी। सिपा सलार और मलिक का उपाधि धारण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं
बलबन ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। बलबन इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क था बलबन। बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। बलबन का जो मूल नाम था वो क्या था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन था। आगे देखते हैं, बलबन ने जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया का उपाधि धारण किया। जो जिल्ले इलाही है उसका अर्थ होता है ईश्वर का छाया प्रति। ईश्वर का छाया प्रति। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? जो सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू कौन सा दिल्ली शासक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन बलबल। मतलब झुकने के लिए परंपरा चालू किया था गयासुद्दीन बलबल ने। अगला है, लौह एवं रक्त का नीति शासन व्यवस्था का आधार किसने किया? बलबन ने तैयार किया। नवरोज जो पारसी त्यौहार है उसका प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने किया। नवरोज का त्यौहार बलबन ने किया। सिजदा एवं पैबोस जो रीति रिवाज था उसको प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने शुरू किया। दीवाने अर्ज नामक सन विभाग का स्थापना भी बलबन ने किया। तुर्काने ए चहलगामी या चालीसा दल, 40 लोगों का समूह होता है, उसको बलबन ने ही स्थापित किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? मतलब दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक जो था वो दिल्ली सल्तनत के गुप्तचर का प्रमुख विभाग का जो हेड होता था वो बरीद ए मुमालिक कहलाता था। आगे देखिए, गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीद ए मुमालिक कहलाता था। दीवाने ईसा पता है शाही पत्रकार या शाही सचिवालय के संबंधित है। वकीले दर राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख को क्या कहा जाता है? वकीले ए दर। और कृषि से संबंधित विभाग था उसको क्या कहते हैं? दीवाने अमीर को ही। दीवाने अमीर को ही को कृषि से संबंधित विभाग बताते हैं। और अमीर दाद किसको कहा जाता है? सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करने वाला जो सभा रहता है, अगर दीवान सुल्तान के गैर मौजूदगी में जो सभा का नियंत्रण करेगा उसको अमीर दाद कहा जाता है। अगला है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक से प्रसिद्ध सेनापति था? जो जफर खान है वो किस दिल्ली सल्तनत शासक का प्रमुख सेनापति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी का था। आगे देखते हैं, जफर खान दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। जो मंगोल का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत बार हुआ था, तो उसी में से जफर खान मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परगना सरकार और सूबा। परगना सरकार और सूबा। इसको अच्छा से देखते हैं, संपूर्ण साम्राज्य सूबा प्रांत का भी विभाजित था। प्रत्येक सूबा अनेक इकाइयों में विभाजित था और इन इकाइयों को सरकार कहते थे। और प्रत्येक सरकार जो परगना में विभाजित था, परगना के अंतर्गत ग्राम आते थे, मतलब ग्राम फिर सरकार फिर प्रांत मतलब राज्य था। अगला होगा, जौनपुर शहर किसकी स्मृति से बसाया गया था? जो जौनपुर शहर है किसकी स्मृति से बसाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर मोहम्मद तुगलक की समृद्धि से बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर तो फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार, यह फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान आया? तो मोरक्को से कौन आया था? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री था मोरक्को देश से। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था।
इब्न बतूता था जो मोरक्को से 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी आपने सुना होगा, क्या करेंगे जब मियाँ और मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। ये जो कहावत है वह मोहम्मद बिन तुगलक से ही ज़्यादा प्रचलित हो गया। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। काजी वकील को कहा जाता है। आगे देखते हैं, इब्न बतूता ने अपने पुस्तक किताबुल उल रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय का घटनाओं का वर्णन किया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय का जो कालक्रम था वो जिसका वर्णन स्पष्ट रूप से किस किताब में मिलता है, तो किताबुल रहेला में मिलता है, जिसकी रचना इब्न बतूता ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था, तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, दक्षिण भारत में। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल की अवधि। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए अनेक जो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल की अवधि है तो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। देखिए राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद जो महत्वपूर्ण कार्य जो है किया, जो दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लेकर चल गया। दोआब में कर का वृद्धि किया। दोआब में कर का वृद्धि किया। दोआब किसको कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। और खुरासान एवं कराचील अभियान चलाए। अगला है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखा है। आगे देखते हैं, पुस्तक है तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। किताबुल हिंद के अलबरूनी है। किताबुल रहेला के इब्न बतूता है लेखक। और खजायन उल फतूह का अमीर खुसरो। खजायन उल फतूह का लेखक कौन है, अमीर खुसरो। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या लगाया था, तो देखिए तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान 4 प्रकार के कर को रखा था, जारी रखा था। तो जजिया कर, जकात और खैराज और खुम्स। ये युद्ध से संबंधित था, ये भूमि से, ये दान से संबंधित था। आगे कुतुब मीनार की पश्चिमी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। कुतुब मीनार का पश्चिमी मंजिल का निर्माण किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अगला है, कुतुब मीनार की पश्चिमी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारत है, तो कुशक ए शिकार महल किसने करवाया, दिल्ली में है। और गुजरी महल हिसार हरियाणा में है। और हिसारे फिरोजा हिसार हरियाणा में है। देखिए आगे देखते हैं, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद। कौन था, नसरुद्दीन महमूद। वर्ष 1398 में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश का नष्ट हो गया। तुगलक वंश का नष्ट हो गया। फारसी दूत अब्दुर रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवरा द्वितीय के शासनकाल में फारसी दूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था, विजयनगर गया था। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। और फारसी दूत जो अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व की सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। जो देवराय द्वितीय था वो संगम वंश का सबसे महान शासक था। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में खाली स्थान पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तुलामयल के नाम से जाना जाता है। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में खाली स्थान पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्तमलयाद के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन कला हो जाएगा। आगे देखते हैं, अमुक्तमालयद
कृष्णदेवराय तेलुगु भाषा में रचिता है और अमुक्तल मलयाद है जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था या शासनकाल के पर आधारित है। आगे देखते हैं। आगे कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जो कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि में पेड्डाना प्रमुख थे। जो पेड्डाना थे वो प्रमुख थे। कृष्णदेवराय ने के शासन काल के को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग में कहा जाता है। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की? आगरा का स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? तो 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में यमुना नदी के समीप किया गया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आगरा की राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास विफल बनाना। आगे दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमीदा बेगम, जो इसकी पत्नी थी हमीदा बेगम ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीनपनाह नामक एक लाइब्रेरी था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। हुमायूं का कब्र वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग थे। जो हुमायूं का कब्र बनाया गया है उसका वास्तुकार कौन था? तो मिर्जा ग्यास बेग था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। और जो शेरशाह सूरी है जो अपने यात्रियों की सुविधा के लिए जो सराय के निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी अपने शासन काल में अनेक सड़कों का निर्माण किया और उसकी मरम्मत भी करवाई थी। और देखिए सड़कों के किनारे लगभग 1700 सराय का निर्माण किया था। सराय माने आसरा या डेरा। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति भी किया था। सराय को देखरेख के लिए सिकदार का नियुक्ति किया था। शेरशाह द्वारा निर्मित कराई कई सड़कों को जीटी रोड माने से जाना जाता है। जो शेरशाह सूरी ने लगवाया था उसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? इबादत खाने का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। अकबर को दिया जाता है। अकबर को दिया जाता है। तो आगे देखते हैं। अकबर दास प्रथा पर रोक अकबर ने कब लगाया था? तो 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कौन किया था? तो 1563 ईस्वी में जो तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त हुआ था तो अकबर ने कब किया था? तो 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त कब हुआ था? तो 1564 ईस्वी में। इबादत खाने का स्थापना कब हुआ था? तो 1575 ईस्वी में। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में। और दीन इलाही धर्म का स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर ने किया था। अगला है, तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? जो तुजुके बाबरी है निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फारसी भाषा में तुजुके बाबरी लिखाया है। तुजुके बाबरी ऑप्शन ए, फारसी भाषा में लिखा गया है। तुजुके जहांगीरी का अन्य नाम है जहांगीरनामा या तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। आत्मकथा है। आइए मुगल से संबंधित कुछ किताब के नाम जानते हैं। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है, उसका बाबर है। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा है। हुमायूं नामा फारसी में लिखा हुआ है तो इसका गुलबदन बेगम ने लिखा है। और शाहजहां नामा है वो फारसी भाषा में लिखा है, इनायत खान ने इसको लिखा है। अगला है, अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा या ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? जो अलंकरण की कला है जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है उसको किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के शासनकाल में। आगे देखते हैं।
शाहजहां के शासनकाल की अवधि 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां के शासनकाल में मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए, यह इतालवी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है कठोर पत्थर। कठोर पत्थर इसका अर्थ होता है। अगला है पेट्रा ड्यूरा तकनीक कीमती पत्थर पर जड़ाई कही गई कार्य से संबंधित है। जड़ाई के कार्य से संबंधित है। और देखिए, एतमातु दौले का मकबरा सर्वप्रथम पेट्रा ड्यूरा के जो तकनीक है उसका प्रयोग करके एतमातु दौला का मकबरा बनाया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।